आज से हम समाकलन शुरू करने वाले हैं। समाकलन आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें समाकलन हमसे पूछे जाते हैं। तो सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम आज समाकलन का शुरुआत करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया जाए। तो समाकलन क्या है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसमें क्या क्या नियम है, सारे हम एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले समाकलन को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे अनुकलन कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है, प्रति अवकलज कहा जाता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, पेरीमेटिव, बहुत सारे इसके नाम हैं, है ना। तो समाकलन का अगर मतलब समझा जाए तो ऐसा समझते हैं कि अगर हम एक एक ईंट जोड़कर दीवार बना देना, इसी को समाकलन बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि एक चॉकलेट है, वो टूटा हुआ है, बहुत सारे टुकड़ों में वो टूटा हुआ है। तो उन सभी टुकड़ों को जोड़कर हम एक बड़ा चॉकलेट बना दें, बड़े चॉकलेट का साइज बना दें, तो ये जो जुड़ा हुआ चॉकलेट है बड़ा वाला, इसी को समाकलन बोलेंगे। ये जो तरीका है ये समाकलन है। समाकलन एक प्रकार से जोड़ना, समाकलन का कहने का मतलब है जोड़ना। समाकलन, सम यानी जोड़, उसी से बना है अपना समाकलन, है ना। जैसे जोड़ का प्रतिलोम के रूप में हम माइनस ले लेते हैं, गुना का भागा ले लेते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसी तरीके से हमारा अवकलन का क्या है, समाकलन है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अवकलन का है समाकलन। अगर आप किसी फलन का, है ना, मान लीजिए एक फलन है अपने पास fx, अगर आप इसका अवकलन करते हो तो उसे क्या लिखेंगे, f डैश x। ये क्या भी है, इसका अवकलन है। अगर आप इसका अवकलन कर दो ना, अगर आप इसका समाकलन कर दो तो ये हो जाएगा fx, और लास्ट में एक c जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, क्या हर बार जोड़ा जाएगा, कहाँ कहाँ जोड़ा जाएगा, सब पे बात होगा। समाकलन हमें दो प्रकार से मिलेंगे। जो अपना समाकलन है वो दो प्रकार का मिलेगा। पहला होगा अनिश्चित और एक होगा निश्चित, है ना। अनिश्चित समाकलन क्या है, निश्चित समाकलन क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो अनिश्चित समाकलन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित समाकलन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यानी अगर इसमें लिमिट ना लगा हो तो उसे अनिश्चित बोलते हैं, अगर लिमिट लग जाए तो उसे निश्चित बोलते हैं। और अनिश्चित वाले में ही हमेशा आंसर के लास्ट में सी जोड़ दिया जाता है, और निश्चित वाले में सी जोड़ने का कोई जरूरत नहीं होता। वहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सी का मान निकाल लिया जाता है ना। तो याद रखेंगे समाकलन दो प्रकार से पढ़ना होगा, एक अनिश्चित और एक निश्चित। अनिश्चित वाले में क्या होगा कि लिमिट का प्रयोग नहीं किया होगा, और निश्चित वाले में लिमिट का प्रयोग किया होगा। अनिश्चित वाले में हमें लास्ट में आंसर में सी जोड़ देना होता है। ये क्या होता है, ये होता है अपना अचर, स्वेच्छ अचर, है ना। ये अपना अचर होता है। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पे बात कर लेते हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि अनिश्चित समाकलन के लास्ट में सी लगाने का कारण क्या है।
ठीक है, तो कुछ उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं कि अपने पास एक फलन है एफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ले लेते हैं जी एक्स जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और एक एच एक्स ले लेते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फलन बनाए जा सकते हैं। अब क्या करते हैं, इनका अवकलन निकालते हैं, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x, और एक का अवकलन होगा भैया 0, इसका हो जाएगा जी डैश एक्स 2x प्लस 0, और इसका हो जाएगा एच डैश एक्स, है ना, बराबर 2x प्लस 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो फलन है इन सभी का जो अवकलन है वो अपना 2x ही है। और जैसे हमको ये तो पता है कि जो समाकलन होता है ना, वह अवकलन का विपरीत प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आपने इस वाले फलन का अवकलन करके आंसर इतना लाया है तो इसका जो समाकलन है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ देर के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो है अपना y है ना, इसे हम y बराबर लिख देते हैं। ठीक, इन सब का अवकलन जो है, अब इसका हम समाकलन निकालते हैं। ठीक ना, तो समाकलन निकालेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए या ये मिलना चाहिए या ये मिलना चाहिए, ऐसा, क्योंकि समाकलन अवकलन का विपरीत प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हम बोल दें कि 10 में आप 5 जोड़ दो तो ये 15 हो जाता है। अब क्या करो कि 15 में से 5, ये इसका रिजल्ट आया ना, अब इसमें से 5 घटा दो तो फिर से आपको क्या मिल जाता है, वही। तो वही बात है कि ये अपना फलन है, हमने इसका अवकलन निकाला, और फिर इसका अगर हम समाकलन निकाल देंगे तो फिर हमें यही मिलना चाहिए। तो हम इसका समाकलन निकालते हैं। तो फिलहाल अभी समाकलन का रूल आपको पता नहीं है, तो ऐसा समझते हैं कि जो इसका समाकलन है, हम मान लेते हैं इसका समाकलन इतना ही इसको लिखते हैं ना, और इसका समाकलन होता है, पहले तो 2 को बाहर निकाल लो। जैसे आप अवकलन में अचर को बाहर निकाल लिया करते थे कि अवकलन का अचर नहीं होता है, उसी तरीके से आप समाकलन में भी अचर को बाहर निकाल लोगे हमेशा। ठीक है, इसमें ऐसा कर लेना है। फिर इसका करोगे तो क्या होगा कि पावर में एक जोड़ दोगे और जो पावर में है वही नीचे लिख दोगे, ये कट जाएगा और ये आएगा तो आपका एक्स स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हो कि जो अपना आंसर आ रहा है वो किसी से नहीं मिल रहा है, किसी से मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। हो सकता है कि आगे जाते हैं 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया है भैया सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन सभी अचर पदों के लिए हमेशा यहाँ पर अपने आंसर में हम सी जोड़ देते हैं। ये सी कुछ भी हो सकता है, ये सी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो ये कारण होता है अनिश्चित समाकलन के लास्ट में सी जोड़ना। बिना सी जोड़े आपको आंसर नहीं छोड़ना है ना। और ये भी ध्यान रखना है, तो मान लीजिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए इस बार हमें समाकलन दे दिया गया है कुछ इस तरीके का कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का समाकलन क्या होगा। तो आप जैसे अवकलन में जोड़ या घटाव आने पर अलग अलग अवकलन करते थे, उसी तरीके से समाकलन में भी जोड़ या घटाव होने पर अलग अलग समाकलन कर सकते हो। याद रखना, सिर्फ जोड़ और घटाव की चर्चा की है मैंने, गुणा के लिए नहीं बोला, भागा के लिए नहीं बोला। तो आप चाहो तो इसे एक्स स्क्वायर का समाकलन अलग से निकाल लो और एक्स का समाकलन अलग से निकाल लो। जब आप इसका समाकलन निकालोगे तो इसका पावर 3/3 होगा, और इसके लिए समाकलन कर दिए तो इसके लिए मान लो आप डाल देते हो एक अचर c1, हो सकता है कि यहाँ पर c1 आए, प्लस अब यहाँ पर इसका अवकलन करोगे तो इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में 2, और इसके लिए हम एक अचर डालते हैं c2। ठीक है, तो अब एक
आंसर में अब 2 अचर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार या 10 बार भी आपको ऐसे स्वेच्छ अक्षर मिल जाए ना, तो आंसर, फाइनल आंसर लिखते समय आप आराम से उन्हें बस सी लिख करके छोड़ डालो। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अनिश्चित समाकलन में ही हमेशा सी का प्रयोग किया जाता है, और सी उन समस्त अचर संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है जो अवकलन करते समय 0 बन जाते हैं। यानी आपका जो सी होता है वो बिलोंग्स टू आर होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा सी होता है ना भैया, वो आर का एक सदस्य होता है। वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, आप जो समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। सी के बारे में मान लेते हैं कि अपने को ग्राफ खींचना है ना। इसका ग्राफ क्या होगा, तो पहले तो आप समाकलन निकालोगे तो ये कुछ इतना आएगा। ये बार बार मैं जो लिख रहा हूँ एक सूत्र के तहत लिख रहा हूँ, तो पहले समझ लेते हैं, फिर सूत्र का ही चर्चा किया जाएगा। तो इसका अगर हमसे ग्राफ खींचने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो याद रखें, इसका जो ग्राफ होगा वो वक्र का समूह होगा। कहने का मतलब, हो सकता है वो वक्र यहां से ऐसे जा रहा हो, या ऐसे जा रहा हो, या ऐसे जा रहा हो, ऐसे, या नीचे से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति बनता है। यानी कि अगर अनिश्चित समाकलन में किसी का ग्राफ खींचना हो तो वो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो ग्राफों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन इनका जो ढाल होगा, स्लोप, इन सभी वक्रों का जो स्लोप होगा मेरे भाई, वो बराबर होगा। यानी इस वाले वक्र का स्लोप पूछा जाए, या इसका स्लोप पूछा जाए, या किसी का भी इसमें से स्लोप पूछा जाए ना, उन सभी का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। स्लोप कहने का मतलब है मेरे भाई dy बाई dx, जिसे आप अवकलन बोलते हो, है ना। ये स्लोप होता है। तो उम्मीद है कि c क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। पहले हम अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन एक एक करके देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर आता है। सिंपल सा, है ना। मान लेते हैं कि अपने को एक निश्चित समाकलन दे दिया गया है और हमें एक अनिश्चित समाकलन निकालना है। दोनों के आंसर में क्या अंतर आता है, तो दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों बिल्कुल सेम होता है। हम पहले पावर वाले फॉर्मूले का जिक्र कर लेते हैं कि पावर वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी कि x के पावर n का अगर आपसे समाकलन निकाला जाए तो इसका होता है x का पावर n+1 और बट्टा में n+1, ये होता है। अगर ये अनिश्चित समाकलन है तो यहाँ पर c जोड़ दिया जाता है। तो पहले x का पावर 1 है तो क्या करते हैं कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, और जो पावर में होता है उसी को नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, पावर में 1 जोड़कर ऊपर लिखेंगे और जो पावर में आया उसे नीचे लिखेंगे। अब क्या है ना, यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि भैया इसका लिमिट कुछ इतना है, और इसमें लिमिट नहीं है। इसमें लिमिट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पर सी जोड़ दो, ये अपना आंसर होगा। और ये सी का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है कि सी क्यों जोड़ा गया है। हो सकता है कि जब इसका अवकलन निकाला गया होगा तो जो अचर पद हैं वो 0 बन गए होंगे। ठीक है, तो वो कौन सा पद था, अचर के रूप में क्या आया था, ये नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर सी नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पर क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक एक करके रख लिया जाता है, पुट किया जाता है। तो पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो जहां जहां x मिलता है वहां वहां 2 रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर बटा में 2।
फिर अपर लिमिट जब आप पुट कर लोगे तो माइनस का सिंबल दे करके फिर इसी में आपको लोअर लिमिट भी पुट करना है, यानी 1 का स्क्वायर बट्टा में 2, यानी 4 बट्टा में 2, 1 बट्टा में 2 कट जाएगा, यानी 2 माइनस 1 बट्टा 2 जब करोगे तो हो जाएगा 3 बट्टा में 2। यानी अगर निश्चित समाकलन में एक्स स्क्वायर का समाकलन हो और उसका लिमिट 1 से 0 हो तो उसका आंसर इतना आएगा, और अनिश्चित समाकलन में एक्स का समाकलन इतना आएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी पहले हम अनिश्चित समाकलन देखेंगे। पहले तो हम सूत्र पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सूत्र हमें याद रखने हैं, उनका उपयोग हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। फिर हम अलजेब्रा पे बात करेंगे, समाकलन के जो अलजेब्रा हैं कि जोड़ होने पर क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले रूल के लिए क्या करना है, फिर हम उन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हम पावर वाले रूल से। ठीक, पावर का जो रूल है अपना कि x का पावर अगर n हो तो इसका समाकलन क्या होगा। तो इसका समाकलन आपको याद रखना है, ये सी बस अचर के रूप में ही सुरेख अचर है, इसलिए जोड़ा जा रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। देखिए याद रखते हैं कैसे, पावर में एक जोड़ दिया जाएगा और जो पावर में है उसी को नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपसे बोला जाए x का पावर 5 का समाकलन क्या होगा, तो पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर में होगा उसे नीचे यानी बट्टे में लिख देंगे और प्लस का c। फिर से करते हैं, अगर बोला जाए x का पावर 10 तो इसका आंसर क्या होगा 10, एक जोड़कर 11 और बट्टा में 11 प्लस c। अगर बोला जाए x का पावर 3/2 का समाकलन क्या होगा, तो इसके पावर में यानी 3/2 में हम एक जोड़ देंगे और जो पावर में होगा वो बट्टे में प्लस का c, यानी जो अपना आंसर आने वाला है 5/2, x का पावर 5/2 और 5/2 प्लस c, या अब इसे 2 बट्टा में 5, x का पावर 5/2 प्लस c भी लिख सकते हो। अगर आपसे बोला जाए x का पावर -3 का समाकलन क्या होगा, तो क्या करते हैं कि पावर में एक जोड़ते हैं, यानी x का पावर -3 पहले से था, इसमें आप एक जोड़ दोगे और जो पावर में है यानी उसे आप नीचे लिखो, किसे, -3 प्लस 1 को, और अपने आंसर में c जोड़ दो लास्ट में। यानी जब करोगे तो x का पावर -2 और नीचे भी -2 हो जाएगा प्लस का c, यानी आप लिख सकते हो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c, है ना। ये अपना पावर का फॉर्मूला है, तो ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और समझते हैं, कुछ प्रश्न है जैसे √x का समाकलन क्या होगा। तो √x कहने का मतलब है x का पावर 1/2 का समाकलन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है रूल, रूल है भैया जब आप पावर का समाकलन करोगे तो पावर में एक जोड़ दोगे। कहने का मतलब x का पावर अभी 1/2 है, उसमें एक जोड़ दिए और जो पावर में लिखे हो वो हूबहू बट्टे में लिख देना है और आंसर में c जोड़ना है। c क्यों जोड़ रहे हैं पता है, ठीक। यानी हम बोल सकते हैं कि x का पावर 3/2 और बट्टा में 3/2 प्लस c, या इसको पलटोगे तो 2/3 x का पावर 3/2 प्लस c का। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। अब अपना जो प्रश्न है वो 1/x का पावर 5/2 है, तो ये बट्टा में इसको ऊपर ले जाओगे तो ये तो पता ही होगा कि x का पावर -5/2 का, यानी आपसे समाकलन पूछा जा रहा है। नियम के अनुसार आपको पावर में एक जोड़ना है और जो पावर में है उसे बट्टे में लिख देना है प्लस का c। ठीक, यानी जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो -3/2 और नीचे भी आई भैया -3/2 प्लस c, इसको पलट के लिखते हैं -2/3 और माइनस पावर नेगेटिव होने का मतलब है 1 बटा में लिख देना, यानी आप लिखोगे x का पावर 3/2 यानी कुछ इतना। अच्छा जी,
और हम एक आध प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमें दे दिया जाए 4x का पावर 3 माइनस 5x प्लस 7 का समाकलन निकालिए, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू का समाकलन निकालिए। तो आइए समझते हैं। जैसे आप अवकलन में जोड़ घटाव होने पर अलग अलग करके अवकलन कर देते थे, उसी तरीके से आप समाकलन में भी कर सकते हो। यानी कि आप 4x के पावर 3 का समाकलन निकालो, माइनस 5x का समाकलन निकालो, प्लस 7 का समाकलन निकालो। साथ ही अवकलन में अचर को बाहर रखा जाता था, आप समाकलन में भी अचर को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, जैसे आपके अवकलन में अचर का अवकलन 0 हो जाता था, यहाँ पर अचर का अवकलन अचर का समाकलन 0 नहीं होता है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो 4 जैसा है उसको लिख देते भैया, 4 अपना बाहर खड़ा है इंतजार में। अब क्या है ना, इसका समाकलन निकालना है। पावर कितना है सर? पावर 3 है। तो पावर 3 है तो एक जोड़ोगे तो पावर 4, और बट्टा में भी क्या आ जाएगा 4। जो पावर में है वही बट्टे में, याद रखेंगे, जो पावर में है वही बट्टे में। माइनस का 5 लिख देते हैं, ठीक। पावर कितना है? 1 है, तो एक जोड़ देंगे क्या होगा 2, और जो पावर में है वो बट्टे में। प्लस का 7, इसका क्या होगा? अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, है यहाँ पर भी x है। इसको ऐसा समझते हैं कि क्या इसे x का पावर 0 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना, क्योंकि x का पावर 0 कहने का मतलब है भैया 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में तो 1 होगा ही होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहाँ से इसको काट लेते हैं, x का पावर 4, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब पावर में 1 जोड़ दो भैया, 0 में 1 जोड़ोगे 1, और जो पावर में है वो बट्टे में आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि x का पावर 4 प्लस 5/2 नहीं, माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और लास्ट में अपना c, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, इस बार क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन प्रश्नों से हट गया है, तो आइए थोड़ा पहले चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है dx और यहां पर लिखा है dx स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों क्या है? जैसे आपको पता है कि जब आप अवकलन में dy बाई dx लिखते थे तो बोलते थे आप अवकलन जो है x के सापेक्ष कर रहे हो। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अगर यहाँ पर x के जगह पर थीटा है तो अवकलन थीटा के सापेक्ष हो रहा है। अगर यहाँ पर अल्फा दे दे तो अल्फा के सापेक्ष हो रहा है। अगर कुछ और लिख दें, जो लिखेंगे उसके सापेक्ष हो रहा है। तो उसी तरीके से यहां पर जो अपना समाकलन है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। हमें समाकलन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? x के रिस्पेक्ट में निकालना है। और यहां पर समाकलन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो यहाँ पर जो समाकलन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या दोनों के लिए अलग अलग रूल होगा? नहीं, कुछ अलग रूल नहीं है, थोड़ा सा समझने का जरूरत है। पहले क्या करते हैं, हम अपने प्रश्न को, ये जो दे रखा है इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लें, कोई दिक्कत है ना, लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या इसको हम ऐसे लिख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब हमें दिक्कत किससे हो रहा है सर? इसको देख करके डर लग रहा है अपने को। तो इसको अगर देखकर आपको डर लग रहा है तो आप इसे रिप्लेस कर दो। मान लो कि आपका ये t है, ठीक है, ये आपका t है। इसका मतलब इसे भी आपको t लिखना पड़ेगा और इसे भी आपको t लिखना पड़ेगा। अब देखो भैया, जोड़ में है तो आप अलग अलग से समाकलन निकाल सकते हो। यानी t का समाकलन t के सापेक्ष प्लस 1 का समाकलन t के सापेक्ष। तो इसका जब आप समाकलन करोगे तो पावर का समाकलन होगा।
तो पावर में एक जोड़ोगे तो टी का पावर 2 और जो पावर में है वो बट्टे में आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा टी, क्योंकि टी का पावर यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, प्लस का सी। तो भैया आपके प्रश्न में टी तो था नहीं, आपने टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह लिखा है, तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा, टी के जगह पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस टी है, यानी कि तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या हमें यहाँ पर x के अलावा कुछ भी मिल सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर x के अलावा कुछ भी हो सकता है, और जो लिखा होगा हमें समाकलन उसी के सापेक्ष में निकालना है। जैसे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा कि इसका समाकलन क्या होगा, तो हमने बोला कि इस पावर में एक जोड़ देते हैं और जो पावर में है वो बट्टे में प्लस का c। ठीक, तो याद रखें यहां पर x है और यहां पर x है, तभी यहां पर समाकलन संभव हो पाया है। नहीं समझ पा रहे हैं, समझेंगे। जैसे अगर ये ऐसा लिख कर दे दिया जाए कि x ax प्लस बी का होल पावर n, और यहां पर लिख कर दे दिया जाए x, या थोड़ा सा और बदलाव कर लेते हैं कि यहां पर दे दिया जाए ax प्लस बी का होल पावर n और ax प्लस बी, तो इन दोनों में क्या अंतर आने वाला है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं भैया, काम वही, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम बदल लेते हैं अपने अनुसार, और आप इसी को देखोगे, इसी तरीके से देखना आसान होगा। ये बॉक्स बनाते हैं, यहाँ भी बॉक्स बनाते हैं और यहाँ भी बॉक्स बनाते हैं। अगर आपको पावर का समाकलन करना हो तो जिसका पावर है उसी के सापेक्ष आप समाकलन निकाल सकते हो। याद है अवकलन वाले केस में भी मैंने यही बोला था कि अगर आपको पावर का अवकलन करना है तो जिसका पावर है वही नीचे होना चाहिए, यानी उसी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, तब जाकर आंसर आता था। जो पावर में है वो गुना में और पावर में एक कम, ठीक है ये, ठीक। तो उसी तरीके से समाकलन में भी होता है, जिसका पावर है आप उसी के सापेक्ष में निकालो। ठीक, अभी पावर यहां से करते हैं, किसका पावर है, तो सर ax प्लस बी का पावर है, और किसके सापेक्ष निकालना है, तो ax प्लस बी के सापेक्ष ही निकालना है। तो हम बोलेंगे दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, क्या करोगे, जो पावर में है ना उसमें एक जोड़ देंगे, यानी हमारा जो आंसर होगा वो n प्लस 1, और जो पावर है वही नीचे होना चाहिए, बट्टे में क्या आएगा n प्लस 1, और c जोड़कर अपना फाइनल आंसर देंगे। याद है दोनों सेम था तब, लेकिन यहाँ पर तो दोनों सेम सेम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, इसके लिए थोड़ा इधर से समझते हैं। हमें समाकलन निकालना है ax प्लस बी का होल पावर n, और x के सापेक्ष हमें इसका समाकलन निकालना है। ये दोनों सेम नहीं है, पावर बहुत बड़ा है, क्या किया जाए, कुछ तो सोचना होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, कि इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि t है। ठीक है भैया, तो t बराबर क्या आ गया, ax प्लस बी, हमने मान लिया t, आप कुछ भी मान सकते हो t। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन निकाल देते हैं, क्योंकि अवकलन समाकलन का विलोम है इस कारण से। तो अगर आप इधर और इधर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन निकाल दोगे तो ये a आ जाएगा। इतना तो आपको अवकलन आता होगा कि ये x1 और ये अचर का अवकलन 0, यानी आप बोल सकते हो इस तरीके से कि जो dt बटा में a है वो dx के बराबर है। समझ पा रहे हो? चलो भैया, यानी अब अपना जो क्वेश्चन उसको बदल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे के जगह पे t लिख देंगे,
और इसका पावर n था तो यहाँ पर t का पावर n कर देंगे। अब हम dx को हटा करके उसके जगह पे क्या निकाले हम, dt, t बटा में a, बिल्कुल। अब ये अचर है, अचर को आप समाकलन से बाहर रख सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, t का पावर n, और समाकलन भी किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। याद रखें जिसका पावर है उसी के सापेक्ष, t का पावर है इसलिए t के सापेक्ष इसका समाकलन निकाला जा रहा है। तो अब तो आपको आसान लग रहा होगा कि अब कर सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि पावर में आप एक जोड़ दोगे और जो पावर है उसको नीचे लिख दोगे प्लस का c। लेकिन t तो प्रश्न में था नहीं, t के स्थान पर जो आपने t को माना है उसको लिखो। यानी अपना जो आंसर आने वाला है वो a x प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 आने वाला है, और बट्टे में a इंटू एन प्लस 1 प्लस का c, ये अपना फाइनल आंसर है। समझ पा रहे हो? यानी याद रखेंगे जब भी समाकलन में पावर का समाकलन करना हो तो जिसका पावर है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है, जिसका पावर है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और समझते हैं, ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अवकलन के समय हमने बताया था कि रेखीय समीकरण x की तरह ही कार्य करता है, बस जो x के साथ गुना में है उसे सबके साथ गुना में कर डालो। ये मैंने अवकलन के समय बात किया था, अभी समाकलन में है तो फिर वही बात बोलूंगा, क्या कि रेखीय समीकरण x की तरह ही कार्य करेगा, लेकिन जो x के साथ गुना में है वो सबके साथ भागा में आएगा, डिवाइड में, बट्टा में। अवकलन में गुना में, इसमें बट्टा में, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, इस कारण से। इसका मतलब ये रेखीय समीकरण है, x के सापेक्ष ही करना है, तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये x है। तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा सर आंसर होता ax प्लस बी, है ना, पावर n है तो n प्लस 1 और बट्टा में n प्लस 1। लेकिन भैया हो x के साथ काची गुना में देवल बा, तहरा a देवल बा, तो x के साथ अगर a बा तो सबके बट्टा में लिख दिया और आंसर दम हूबहू मिल जाई, है ना, प्लस का c। उम्मीद है। चला कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब इन कुछ प्रश्नों का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला है साइन का समाकलन बताना है साइन के ही सापेक्ष। तो याद रखिए दोनों सेम सेम है, तो अगर आपको ये साइन साइन से दिक्कत है ना, आप इन्हें कुछ मान लो। मान लेते हैं कि ये दोनों अपना साइन जो है वो t के बराबर है, साइन x क्या है, t के बराबर है, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा t dt। ठीक है, अब क्या करते हैं, पावर का समाकलन करेंगे, तो t का पावर 2, एक में एक जोड़ दोगे 2, और जो पावर में आया वो बट्टा में प्लस c। लेकिन प्रश्न में अपना c नहीं था, सॉरी प्रश्न में अपना t नहीं था, c तो भैया लाना पड़ता है, तो t के जगह पे क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर x बटा में 2 प्लस सी, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, इसका निकालते हैं। फिर क्या है, साइन के सापेक्ष ही निकालना है और हर जगह साइन है, तो ये याद रखोगे कि जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो वो तुम्हारे लिए x ही समझो। ये पूरा का पूरा जो साइन है आप x समझो, तो साइन स्क्वायर को तुम x स्क्वायर समझो, यानी कि आप पहले साइन स्क्वायर x का समाकलन निकाल लोगे, प्लस 2 को बाहर रखते हैं, साइन x का समाकलन निकाल दोगे और फिर 1 का, तो भैया जो पावर में है उसमें 1 जोड़ दोगे तो पावर 3 हो जाएगा, और जो पावर आया उसे नीचे लिखोगे, प्लस 2 रखते हैं। अब क्या करते हैं कि पावर 1 है, साइन x है, पावर 1 है तो 1 जोड़ कर क्या बना देंगे, पावर 2 बट्टे में 2। अब यहाँ पर क्या है भैया, 1 है, 1 यानी साइन का पावर 0 बोल सकते हो, है ना, साइन का पावर 0, एक लाइन बढ़ा देते हैं यहाँ, साइन x का होल पावर मान लो 0 है तुम्हारा। ठीक, अब ये 2 से 2 तो कटेगा, यानी अपना जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा साइन का पावर 3x बट्टा में 3 प्लस साइन का पावर 2x प्लस, अब यहाँ पर क्या है, पावर में 1 जोड़ोगे, यानी 0 में 1 जोड़ोगे 1 हो जाएगा, यानी होगा यहाँ पर साइन x, और आंसर में c जोड़ देते हैं। ठीक है,
ये होता है। अब इसका दोनों सेम सेम है ना, दोनों एकदम सेम सेम है। तो पहले आप अपने अनुसार इसको लिखोगे ए एक्स प्लस बी का होल पावर 1/2 और ए एक्स प्लस बी। याद रखें जब इस स्थिति में आपको डर लगता है तो आप इसको बदल के अपने अनुसार टी कर लो, वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो दोनों सेम है, बस बोल दो क्या कि पावर में एक जोड़ देना है। तो पावर में एक जोड़ेंगे, 1/2 में एक जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। और जो पावर है वही नीचे +1। ठीक, यहां पर आते हैं। इस बार सेम सेम नहीं है, जिसका पावर है वो अलग है और जिसके सापेक्ष निकालना है वो अलग है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इनका समानीकरण करें यानी दोनों को समान करें। जैसे क्या बोला था मैंने कि इसको आप t मान लो 10x + 3। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन निकाल लो तो 10 आएगा, यानी कि आपको क्या मिला dt/10 बराबर dx। तो अपने क्वेश्चन को ऐसा लिख लो, इस पूरे को t का पावर 5 और dx के जगह पे आप लिख सकते हो dt/10। तो 1/10 बाहर निकाल करके आप t का पावर 5 का समाकलन t के सापेक्ष निकाल सकते हो। तो भैया जब ये दोनों बराबर हो तो पावर का समाकलन कर लो, यानी 1/10 गुना क्या होता है सर, पावर में एक जोड़ देंगे, 5 1 6, और जो पावर आया ना उसी को नीचे लिख करके c जोड़ देंगे। लेकिन प्रश्न में t नहीं था, t के जगह पे क्या लिखना है अपने को, तो अपना आंसर होगा 10x + 3 का होल पावर 6/10 गुना 6। ठीक है, प्लस का c। ये एक तरीका है। लेकिन मैंने बोल रखा है कि रेखीय समीकरण x की तरह ही कार्य करेगा, बस जो x के साथ गुना होगा उस सब के साथ भागे में आएगा। यानी अगर इसे x मानते हुए इसका समाकलन निकालें तो 10x + 3 का होल पावर 5 में एक जोड़कर 6/6 आएगा। लेकिन x के साथ जो गुना में है, कितना गुना में है 10, तो ये सब के साथ भागे में आ जाएगा प्लस का c। उसी तरीके से यहाँ पर 5x का होल पावर 7 1 8, बट्टा में तो 8 आएगा, गुना में क्या आ जाएगा नीचे बट्टे में बोल सकते हैं, बट्टा में 5 प्लस का c। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करेंगे 5 - 3x का, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे 2, और जो पावर है उसी को नीचे लिखेंगे। अब x के साथ जो गुना में है वो सभी के साथ बट्टे में आएगा, तो x के साथ गुना में क्या है -3, तो यहाँ पर -3 लगा देते हैं, प्लस का c हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बात लेकिन इस सूत्र में हमें एक बात ध्यान रखना है, क्या है वो, हमने सूत्र जो देखा कि x का पावर n का समाकलन जो होता है, x का पावर n + 1 बटा में n + 1 + c, ये n के सभी मानों के लिए लागू होता है बशर्ते n बराबर -1 को छोड़ करके। अगर n का मान -1 होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कहने का मतलब ये है कि अगर 1/x का आपसे समाकलन पूछ दिया जाए तो आप इसे इस तरीके से नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि भैया बट्टा में 0 आएगा और 0 बना देगा इनफिनिट। 0 सर कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा मेरे भाई कि -1 + 1 मिलके 0 तो ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बनाना है, याद रखेंगे ये n के सभी मानों के लिए लागू होगा बशर्ते -1 छोड़ करके। तो फिर आज की क्लास से क्या क्या याद रखना है अपने को, सबसे पहले याद रखना है अपने को कि 0 का समाकलन c होता है, जहां c बिलोंग्स टू r, c कोई भी एक वास्तविक संख्या है। पहला चीज कि 0 का समाकलन c होता है। ठीक, दूसरा अगर a कोई अचर है तो a का समाकलन x के सापेक्ष ax + c होगा। याद रखेंगे a एक अचर है, जैसे अचर को बाहर निकाल करके इस तरीके से
करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का पावर 0 लिख सकते हैं, पावर में एक जोड़ देंगे, नीचे जोड़ देंगे, तो वो वाले प्रोसेस के अनुसार ये बात याद रखेंगे। अगर यहाँ पर x के सापेक्ष हुआ तब x है, अगर x के सापेक्ष कुछ और है, जैसे कि अगर a का समाकलन हम बोल दें कि साइन थीटा के सापेक्ष क्या होगा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस सी। तो बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर x है तभी यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ पर कल को कुछ भी हो, कहने का मतलब ऐसे लिख देते हैं कि a का समाकलन निकालना है तो a खाली स्थान प्लस सी होगा। ये हमने सीखा है आज की क्लास में। और क्या सीखा है, और सीखा है हमने कि x का पावर n का समाकलन x के सापेक्ष पावर में एक जोड़ दिया जाता है और जो पावर होता है उसी को नीचे लिख दिया जाता है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर n-1 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ से भी हमने सीखा है कि पावर का अवकलन तभी होगा जिसका पावर है उसी के सापेक्ष होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होगा, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, अगर साइन है तो साइन होना चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। चलिए आगे और क्या सीखा है हमने, हमने सीखा है कि रेखीय समीकरण भी x की तरह ही कार्य करता है, बशर्ते इतना है कि जो x के साथ गुना में है ना, जो x के साथ गुना में है वो सब के साथ भागा में आ जाएगा, यानी इसका जो होगा ax प्लस बी का होल पावर n+1 बटा में n+1 तो होगा, लेकिन x गुना में है इसलिए सब के साथ डिवाइड में आ जाएगा प्लस का c, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है।